आदाब, बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv, रब्ता करने के लिए फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। ज़ाती तौर पे मेरे दिल का बोझ सुनना चाहें जो बातें मैं टीवी पे नहीं कह सकता, वो faisalqureshi.com मेरा ज़ाती ब्लॉग है, वहां जाके आप देख सकते हैं। क्या ये बजट ये हुकूमत ला पाएगी या नहीं? क्यों नहीं ला पाएगी साहब, सब मिल गए और लाना भी चाहिए। अमेरिका बहादुर भी खुश होगा। लोग कहते हैं कि बजट बड़ा खौफनाक आएगा। लोग कहते हैं इस बजट में ऐसा कोई जादू है कि उसकी खातिर कातिलों को भी गले लगा लिया गया, उसकी खातिर वो जमातें जिन्होंने नाक में दम कर रखा था उनसे भी दोस्ती कर ली। ये बजट ऐसे कोई फुलझड़ी है जिसकी खातिर बड़ी बड़ी जमातें मिल गई इसको पास करने के लिए। किसने इंजीनियर की ये मुलाकात, किसने मिलाया, हमें नहीं पता। जिस किसी ने भी मिलाया, जो भी वजह है, ये तो तय है कि इस बजट के आने से मैं और आप खुश नहीं होंगे। अगर मेरे आपने खुश होना होता तो एक अकेला आदमी भी बजट लाता और पास हो जाता। अगर इतनी मेहनत की जा रही है इस बजट को पास कराने के लिए, तो ये तय है कि बुराई हम पे और आप पे आने वाली है। और हम सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसी जादुई चीज हुई, देवमालाई कोई ताकत आए कि ये बजट नरम पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पे बात करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान आज के ज़करिया उस्मान साहब, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, थैंक यू सर, वक्त आपने कहा तशरीफ लेके आए। अंजुम निसार साहब, इंडस्ट्री बिजनेस, बहुत शुक्रिया सर आपने निकाला। और इकोनॉमिस्ट हमारे जीशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया जान भाई, आपने तशरीफ निकाल वक्त निकाल के आए। सवाल इब्तिदा बराबर है जिसके भाई आपसे करते हैं, ये बजट में ऐसा कौन सा गजब आना है जिसके लिए इतनी तैयारी, इतनी कयास, इस लेवल पे तोड़ जोड़ कि किसी तरह ये पास हो जाए और मरूंगा मैं, आप, बिजनेसमैन, फ्यूडल, गरीब, किस पे छुरी गिरने वाली है? देखें, सवाल आपका बहुत अच्छा है फैजल भाई। बात यह है कि इनको जब जो बजट पेश करने जा रहे हैं, इन्हें इन बात का इल्म है कि पब्लिक उन पे भरोसा नहीं कर रही। सबसे पहले तो कोई चीज आप प्रेजेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इनका अपना कॉन्फिडेंस इसलिए कमजोर है कि इनके पास विजन नहीं है। कोई मैशियत के लिए प्लानर्स चाहिए होते हैं। अब देखें, एक फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढने के लिए भी हमेशा कहीं ना कहीं किस्तों से लाना पड़ता है। अब जब विजन आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि हमने क्या करना है, तो वो ये समझते हैं कि मेजोरिटी से हम हर वो चीज पास करा लेंगे जो हमारा बजट पास हो जाए, चाहे लोग जिंदा रहें या न रहें। इतने ज्यादा तजावीज देते हैं, उस पर उनकी तवज्जो नहीं होती। और ना इस साल तो उन्होंने कोई इतने ज्यादा मुज़ाकरात भी नहीं किए हमसे। हमने इनसे हमेशा कहा है कि देखें, अगर आप हमसे मुशावरत करके कोई चीज ले आएंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहले तो मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि महंगाई जो है ना, वो कम नहीं हो सकती। दुनिया में कभी कम नहीं हुई, सारी दुनिया में महंगाई है। अब उसका जो दूसरा सेकंड फेज है वो ये है कि आप अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए ये फ्लड का आपको बहुत फायदा हुआ है, लेकिन आपने वो फायदा नहीं लिया है। आपकी एग्रीकल्चर बेस पे जो इस वक्त आपकी जो सब्जियां और ये जो चीजें, अगर आप उसको यूज करते हैं इस फ्लड को, जो जमीन आपकी सैराब हुई है, लेकिन आप तो सियासत में लगे हुए हैं, आपने उससे काम ना लिया। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी नहीं है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करेंगे और लोगों को ज्यादा देने की पोजीशन में नहीं आएंगे, जब तक तो ये गरीब और अमीर का फर्क तो रहेगा। अब उसके लिए इनके पास देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी का प्रॉब्लम आपके सामने है, डीजल अगर हम हर फॉर्मूला अपनी जगह बैठा हुआ है, इक्वेशन पूरी सेट है बर्बादी की। उसको खत्म करने के लिए वाहिद रास्ता यह है कि आप मास प्रोडक्शन में चले जाएं। मास प्रोडक्शन करने के लिए अगेन आपके पास यूटिलिटी नहीं है, सोल्यूशन तो कहीं है, सोल्यूशन तो है। अब उस सोल्यूशन को बैठ कर किस अंदाज में करना है लेकिन वो अमल तो करे ना। आपने फरमाया कि पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर रही और विजन लैक करती है। मैं ये समझता हूं, आप भी कारोबार से ताल्लुक है, हम सबका कारोबार, हम कारोबारी लोग हैं। जो काम मुझे नहीं आता वो मैं खरीद लेता हूं। अगर मैं एक टेक्सटाइल मिल लगाऊं
फैसल कुरैशी, जैसे 12 पुश्तों में किसी ने कभी टेक्सटाइल मिल लगाई थी, तो मैं टेक्सटाइल टेक्नीशियंस खरीद लूंगा, तनख्वाह दूंगा, बेस्ट आदमी रखूंगा, भैया पैसा रखो और बना दो। तो हमारे पास जो लैक ऑफ विजन की बात है, क्या वो लैक ऑफ विल तो नहीं है, या देयर इज अ फुल विल कि मारो कौम को? देखें, पहले तो हमने जो बात की थी कि इस बजट का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा असर हर वो कहते हैं कि अवाम पे नहीं पड़ेगा, वो अवाम शायद पाकिस्तान में नहीं रहते होते तो उन पे नहीं पड़ता। बजट का ऑब्वियसली ये खासतौर से वो वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ने वाली अवाम वो कई बात रहते हैं तो बड़े अफसोस से कहते हैं। जब आप कहते हैं आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, आप 1900 बिलियन की आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, या 1900 आप अगले साल रेवेन्यू टैक्सेस लेना चाहते हैं, तो कहां से लेंगे? आप इन्हीं अवाम से लेंगे। लेकिन ले दे के आप एक ही सेक्टर्स पे लादते चले जाते हैं टैक्सेस, हर दफा ये कमिटमेंट होता है। ये कितने अफसोस की बात है, आज 63 साल बाद हम बैठ के बजट के ऊपर, जैसे आपने दी, खौफनाक और हकीकत बात है कि लोग जब बजट आते हैं तो लोग, आम आदमी खास तौर से इतना परेशान होता है कि ऐसी क्या आफत आने वाली है। अब किस नए अंदाज से मैं मरूंगा? नए अंदाज से चाहिए तो ये था कि जो इन्होंने बताया कि इस मुल्क के अंदर कितना इजी था कि जो हमारे अपना एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे पास एक रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगर क्रिएट करते और इसमें इंडस्ट्री लगती, और अभी भी मैं समझता हूं अगर ये रोड मैप नहीं बनाएंगे, देखिए आपके पास एनर्जी है नहीं, आप एनर्जी के बगैर आप इस मुल्क में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपके इंटरेस्ट रेट, आप बताया मुल्क इस खित्ते में आप 68% इस वक्त जीडीपी का कर्जा आपके ऊपर है, 65-68%। जब 60% किसी मुल्क पे कर्जा होता है, कहते हैं ये एक बैंकअप कंट्री हो, मॉर्गेज कंट्री हो चुका है। देखें, जो आप अमेरिका की बात करते हैं उन पे भी कर्जे बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट आज 2-1.5% है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। वो कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती जिसका इंटरेस्ट रेट 10% से ऊपर चला जाए। आज 18% के साथ ये खुद बता दें, गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदार उधर बता दें, FBI के लोग बता दें कि इस मुल्क में कौन सी ऐसी फैक्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग सकती है जहां आप इन्फ्लेशन भी 15-16% हो, इंटरेस्ट रेट ये हो, इकोनॉमिक आपके एनर्जी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आपके सामने हो, आपका इमेज भी पूरी दुनिया में जो आपके सूरत हाल है, तो आप कहां से तो का रोड मैप देखा? कोई ऐसी प्लानिंग ना हो। ये 3-4 साल से हम सुन रहे हैं जी एनर्जी क्राइसिस, बस ये हल हुआ क्या हुआ, ये अगले 6 महीने बाद शायद 0 हो जाएगा या ये कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है। हमें अवाम को इस बजट में जो भी आने वाला है, मैं समझता हूँ मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए हर सेक्टर के अंदर, चाहे। और पिछले 3 साल से मैं आपको फैसल भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बदकिस्मती ये है कि जिस सेक्टर पे हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, जो अभी आप बात कर रहे थे, तालीम, 2% से भी कम हो गए, 1.5% हम जा चुके हैं जाके, उस पे तो इंशाल्लाह और कम नहीं करेंगे। तो अगर मुल्क एक जाहिल मुल्क और एक पढ़ा लिखा मुल्क, दुनिया के अंदर आज तक किसी भी एक मुल्क की मिसाल दे दे जिसने बगैर तालीम या जाहिल हो, जाहिल एक पूरी जालत हो और उसने तरक्की कर ली हो। देखें, एक श्रीलंका के लोग मिसाल देते हैं कि ये भी गरीब मुल्क है, लेकिन श्रीलंका तरक्की क्यों नहीं कर सका? वहाँ एजुकेशन 95% जू है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी हाई एजुकेशन होनी चाहिए थी, वो वहां पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें तालीम पे और मैसिव रिफॉर्म्स, चाहे वो इसके हवाले से हो, एक्शन के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो। अभी जो बजट के अंदर जो इतलात आई हैं, ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कोई 200 अभी भी उनमें आपस में चल रहा है कि 365 रखे जाएं या 280 फेडरल लेवल पे रखे जाएं। हर साल 600 बिलियन प्रोविंशियल को मिला के 600 बिलियन रख के और 200 बिलियन कर देना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना लगाना। इस मुल्क में कराची से इस्लामाबाद तक आपने कहा आज कोई माल पहुंचाना हो और किसी दूसरे मुल्क से आप कंपेयर कर लें, जहां 8-10 घंटों में ये फासला या 12 घंटों में तय होता हो, यहाँ चंद दिनों में तय होता हो, तो उसकी आप कॉस्ट का इंपैक्ट इंडस्ट्री पे और अपने इवेंचुअली आप तो मतलब चीज डिजाइंड है बर्बादी के लिए। देखें, मैं समझता हूं, और ये अफसोस की बात, एक चीज हम कर सकते हैं, एक चीज हमें अंदाजा है कि ये बेहतरी तरफ जा सकती है, लेकिन नहीं जा रही, और ये विल, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट। और मैं समझता हूँ प्लानिंग तो है, प्लानिंग यही है, प्लानिंग तो सेट है, लेकिन बगैर नक्शे के बिल्डिंग बनाने चले, नक्शा है और पिलर नीचे, यही नक्शा है, और पिलर नीचे 3 पिलर होने, 4 पिलर चाहिए और 2 पिलर हैं, और 2 पिलर पे तो बिल्डिंग नहीं खड़ी, पिलर नहीं है, 2 वाला जरूरी पड़ेगा। तो निशान भाई, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कोई आसरा आप समझते हैं माजी के बजट्स को इस सरकार के देखते हुए कि इस बरस कोई बेहतरी का कोई चांस आप समझ रहे? थोड़ा सा पॉलिटिकल भी एंगल ले सकते हैं आप, और उसके साथ साथ अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए जनाब, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमने हर साल टारगेट्स अपने बढ़ाए हैं। हम 400 बिलियन के टारगेट से आहिस्ता 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 1600 बिलियन के टारगेट पे आ गए, और किसी तरीके से हमने अचीव किए हैं वो टारगेट्स। ठीक है, अब अगर मैं हिस्ट्री को देखूं और 1900 बिलियन को देखूं, जो कि 1600 बिलियन से 300 बिलियन का जंप है, तो थ्योरेटिकली मुझे नजर आता है कि ये अचीवेबल है। कैसे अचीवेबल है ये देखना पड़ेगा, नंबर 1। अब इसमें ये है कि आप नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कि कौन से नए टैक्सेस लगेंगे,
क्या होगा, अभी हमने हाल ही में लगाया 15% ऑन टैक्स है ये। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 1% से हम 2.5% ले गए। अब सुनने में आ रहा है कि ये फाइनेंस बिल में ये परमानेंट टैक्सेस हो जाएंगे। अभी तक ये था कि ये 30 जून को ये एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन अब सुनने में ये आता है कि फाइनेंस बिल में इनको दोबारा अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अडॉप्ट करने का मकसद है कि अब ये आपके लॉ का पार्ट बन जाएंगे। यानी आपने 1.5% एक बढ़ा दिया और टैक्स ऑन टैक्स 1.5% दूसरा ले लीजिए। 15% को अगर आप 10% के ऊपर कैलकुलेट कर लें तो 1.5% का इंपैक्ट आ जाता है। तो ये एक तो टैक्सेशन बढ़ा लिया आपने। इसके बाद आप मजीद टैक्सेस को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। हाल ही में SRO 283 आया, सेल्स टैक्स 4% और 6%। उसको आपने फौरन 283 को लेके आए 15 मार्च को, 1 अप्रैल को उसको अमेंड कर दिया, उसके बाद फिर से अमेंड कर दिया उसको। से आपने पहले मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को उसमें रखा कि उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी मैन्युफैक्चरर पे लगेगा। अगला SRO आया, मैन्युफैक्चरर को भी उसमें इंक्लूड कर दिया और रजिस्टर्ड पर्सन्स को भी इंक्लूड कर दिया कि यानी जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब फिर नया SRO ले आए कि जी जिसमें रजिस्टर्ड को भी टैक्स लगेगा, एक्सपोर्टर को सिर्फ नहीं। तो हमारे पास विजन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें जाना किधर है और हम चल पड़े हैं। पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारे यहाँ FBR में खास तौर पे मैंने हमेशा से ये ऑब्जर्व किया और मेरी ये कंक्लूजन है कि हम पहले चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ओह ये गलत हो गया। हम सन 2008 में ई फाइलिंग लेकर आए विद द नोशन कि हम ई फाइलिंग से डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से नए टैक्स पेयर्स को ले आएंगे नेट में और उससे हमारा चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आज मुझे FBR का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कि हमने कितने नए टैक्स पेयर सन 2008 से ढूंढे हैं और उन अच्छा चलें ढूंढ लिए होंगे हमने, लेकिन उन नए टैक्स पेयर्स ने कितना टैक्स दिया। नंबर 1, हमने कितना करप्शन रोक लिया इस ई फाइलिंग से। आज लाहौर में एक FIR कटी हुई है जिन्होंने सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है 10 बिलियन का। कल कराची में एक FIR कटी है जिसमें 10 बिलियन का फ्रॉड है, 283 लोगों के नाम है। लाहौर में FIR कटी है 132 लोगों के नाम है और 133 और 34 बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। वो ये है कि इसके अलावा मजीद जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी FIR में एक्यूज ठहराया गया और जिनकी कनाइवेंस से और जिनकी कोलूजन से ये फ्रॉड हुआ है उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया। यानी जिम्मेदारी का इसका मकसद ये हुआ कि डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है। तो हम डिपार्टमेंट ये कैसे करें? ये उनकी आप गलत बयान डिपार्टमेंट तो हाँ। अब आइए क्या मजाक है? मैं अब आपको बताऊं कि इसका मकसद क्या है। अब होता ही है कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी कोलूजन, वो आपको रास्ता बताता है कैसे करना है। दो पार्टीज के इन्वॉल्व हुए नहीं हो सकता। आप FBR की वेबसाइट पे जाइए, उस पे वो ये कहते हैं कि आप एक्टिव टैक्स पेयर्स के साथ काम कीजिए, उनके साथ बिजनेस कीजिए और फ्यूचर में इन्हीं के साथ बिजनेस करना अलाउ होगा। और आज जितने लोग FIR में हैं वो तमाम के तमाम एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। अब बताइए कैसे होगा? कई तो बहुत जेन्युइन इंपोर्टर्स और बिजनेसमैन थे जिनका नाम हुआ ये कि इन्होंने किया क्या है कि एक सेक्टर को पकड़ लिया, उस सेक्टर में इन्होंने कहा कि जी हमने फ्लाइंग इनवॉइसेस पकड़ी हैं। उसके बाद किया है ये कि जो उसको यूज जिन्होंने किया, जिसने उस इनवॉइस एक तो इनवॉइस बेची गई, जी हाँ, मैंने खरीद ली या मैंने माल खरीदा और इनवॉइस भी ले ली, मैंने उस पर काम किया, मैंने वो काम करके इनको बेच दिया। अब इन्होंने उस चीज पे काम किया, उन्होंने अब हुआ ये रिजल्टेंटली जो सेल्स टैक्स का एक लॉ है सेक्शन 8A, मैं भी इन्वॉल्व, ये भी इन्वॉल्व और ये भी इन्वॉल्व। अब वो अगर एक 10 बिलियन का फ्रॉड है तो वो किससे रिकवर करेंगे? मुझसे, इनसे या इनसे? वी हैव नो डायरेक्शन। और उस पार्टी का क्या कसूर है जिसने अगर इनवाइस भी दिया हो और क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट की हो, और एक उनको क्या, जब जिस दिन उन्होंने डील की है उस दिन उनका पार्टी का नाम क्लियर था, उनका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन थी, वो एक एक्टिव पार्टी थी। उसके 2 हफ्ते बाद अगर पार्टी कोई क्राइम में इन्वॉल्व है या किसी जगह से वो हट जाती है, एक्टिव में नहीं रहती, तो मैं नहीं समझता कि उसको सजा देनी चाहिए जो ऑलरेडी एक जेन्युइन। हाई कोर्ट्स की वर्डिक्ट्स हैं, इस पर रूलिंग्स हैं हाई कोर्ट की बेइंतहा कि अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है और किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, मैंने टैक्स चेक से पे कर दिया, अमाउंट भी चेक से पे कर दी, अपनी रिटर्न फाइल कर दी, अपनी इनवॉइस समरी पूरी कर दी, मेरा काम आई एम थ्रू। बट इन दैट FIR
मुझे एक्यूज बना दिया गया है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। एक्यूज उसमें हो गया बेनिफिशियरी। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, आप देखें कि पहले एहतसाब के कानून को आप जरा देख लें जो बनाया गया था माशाअल्लाह, और उसी पे एप्लीकेबल किया गया जिस पे करना था। और कहा सेक्शन 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर इन्वॉल्व होगा तो वो सजा भुगतेगा। सेक्शन 4 ये कहता है कि बेनिफिशियरी अगर वो गवर्नमेंट अफसर के साथ जिस जो बेनिफिशियरी है वो भी उसमें आ गया। अब मुझे आप ये बताएं कि एक वजीर बैठा है, मैं एक परमिशन लेने जाता हूं किसी भी चीज की, वो मुझे दे देता है, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो गया? अगर मैंने कोई ब्राइब नहीं दी है तो वही इन्वॉल्व है कि उसने गलत किया। अभी अलॉटमेंट अगर किसी ने किया है, आज आप देखें कि वो कुछ इलाकों के सर्वे कर रहे हैं 40 साल के बाद कि साहब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गलत दे दिया था। और जो 40 साल से जो अब आप कर रहा है, उसका क्या कसूर है? सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक कहानी सुने आप। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमारे कुछ दोस्त भी आए, मैंने कहा यार अगर डीएचए की तरह आप भी ये कंप्यूटर लगा लें और ये मैं जब उनको पिन करूं कि मेरे नाम का कौन सा प्लॉट है वो आ जाए, ये क्यों नहीं हो सकता? तो किसी ने मुझे वहां कहा कि अगर ये कर देंगे हम तो फिर कब्जे कैसे करेंगे यार, और फिर जिसको चाहेंगे उसको दोबारा अलॉट कैसे करेंगे? तो ये कभी भी नहीं करेंगे। वो एक वेबसाइट होती थी, मुझे गुम गई, वो उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि तो ठीक, मैंने कहा उसको वेबसाइट गायब हो गई। वो थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट की वेबसाइट। उस पर उन्होंने लिखा कि जी हमने मेरे ख्याल सन 2006 में सारा काम कर लिया था, फिर 2007 में ऑफिस में आग लग गई, उसके बाद से सब वो एग्जिस्ट करता है लेकिन सब वो तो सब जल गया। मुझे ये बताए कोई जवान कि डेटा जलता कैसे है? आप अभी भाई डेटा दोबारा जिंदा कर ले यार। सारी पुरानी बात है, घरों का उन्होंने सारा घरों इंडस्ट्रियल एरिया का और लैंड्स का सारा डेटा जल गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब आप जो है मुख्तियार कार के पास जाके बताएं कि साहब ये मेरा प्लॉट है और वो डॉक्यूमेंट ले जाएं, और उसका दिल न चाहे और वो इन न करे उस पर बगैर पैसे, तो वो इन करता ही नहीं, तो आप उसको फिर पैसे देंगे, अपना नाम इंडोर्स कराएं कि हाँ ये मेरा भी है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम जो है वो आप देखें, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इतने महंगे हो गए हैं कि यहाँ तो आप किसी बड़ी इंडस्ट्री का तस्वुर भी नहीं हो सकता। अब आप इंडस्ट्रियल एरिया जो है सुपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, तो वहाँ आप जा नहीं सकते। एक तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जी मैं बात एक सवाल मेरे यहाँ पे, अगर इतना महंगा हो गया है कि इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतना महंगा हुआ कैसे? डिमांड जब नहीं है। इसकी वजह असल में देखें, जो पुराने लोग वहाँ पर जो बैठे हैं, अब वो ये सोचते हैं कि अगर इसको बेच देंगे तो आगे लेंगे क्या, और एक सिक्योर इलाके में बैठे हैं, जाएंगे कहाँ? उसी वजह से वो जिंदा है कि वो जो मुझे याद है 1972 में साइड 1.25 लाख रुपए एकड़ था, आज 6-7 करोड़ रुपए एकड़ है। उस वजह से वो बैंक को वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी रखा के आज जिंदा है। अगर ये ना बड़ा होता तो ये सब घर होते। और इसके बाद देखें, मैं आपको थोड़ा साइट का बताऊं, मैंने चेयरमैन साइट ऑल्सो जी, आप देखें कि वो दुनिया में ग्रुप बनते हैं, ये वाहिद मुल्क हैं जब ग्रुप टूटे हैं। आप मुझे बताएं आज वली का कहाँ है, आज भवानी कहाँ है, आज जैप्टन कहाँ है, आज दोस्त मोहम्मद कहाँ है, आज अहमद अब्दुल गनी कहाँ है, आज करीम कहाँ है, आज शालीमार कहाँ है, आज HM कहाँ है, आज गफूर कहाँ है, आज हबीब कहाँ है, कहाँ गई सारी? आज इंडिया का एक बड़ा ग्रुप 11 बजे मुझे याद है रात में, मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, ये 65-66 की बात है। हम रात में जब आते थे कभी इस इंडस्ट्रियल एरिया से, देर हो गई हॉस्टल से निकलते हुए, तो 11 बजे लगता था कि कोई बाकायदा बेला लगा हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एक्चुअली इन्वेस्टर को मार दिया गया फैसला। देखे ना, अच्छा मैं इस पे आता हूँ और वापस बैठ की तरफ भी आऊंगा कि फिर मेरा मौक़िफ़ यही है कि यही प्लान है, क्योंकि हम तो भैया सही थे, दानिस्ता रोका गया है इस डेवलपमेंट को। एक छोटा सा बात हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। अनिल भाई, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका गया है, डेवलपमेंट को रोका गया है, इन्वेस्टमेंट को रोका गया है, जॉब क्रिएशन को रोका गया है दानिस्ता? देखिए जी, मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक बात बता दूं, ये कोई खाली 2 साल 3 साल में नहीं हो गए, ये पिछले कई अरसे से देखें ना, ये पूरी इंडस्ट्री
एक आप एनवायरमेंट एक इन्वेस्टर को ही किल कर दें, उसकी सिक्योरिटी उसको ना हो जहां मुल्क में जहां रेट ऑफ रिटर्न आप मैंने जैसे पहले बात की, आप देखें बजट की, आप अभी आप बात करें, मैं दुआ एक बात टोटल बजट आप जो भी आप 1900 ले लें 1800 ले लें बिलियन, इस साल की भी इन्होंने जैसे बात की थी कि 1600 बिलियन का टारगेट था, एक्चुअली 1667 बिलियन का टारगेट था लास्ट ईयर, फिर उन्होंने रिवाइज किया 1600 मिलाए 1580 मिलाए, और ये 1580 भी हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेंगे। उसकी बात वही है कि आप एक पुराने डगर पे चल रहे हैं, ट्रेडिशनल पे चल रहे हैं कि ना आप टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं ना आप किसी सेक्टर्स को टैक्स मिला रहे हैं। 100 रुपए फैसला अगर हम कमाएं 100 रुपए, ये मैं एक आम जबान में कह दूं तो 75 या 76 रुपए तो आपने दे देने सर्विसेज और डेप्ट अपने डिफेंस के अंदर और डेप्ट सर्विसेज के अंदर। 18 करोड़ की आबादी को अगर बाकी 24 रुपए बचते हैं और अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगाना है तो क्या आप समझते हैं कि ये इस तरीके से मुल्क चल पड़ेगा और कर्जे का हजम बजाय के कम हो वो बढ़ता चला जाओ, आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कम होता चला जाए, आपका सेविंग टू जीडीपी रेशियो कम होता चला जाए, आपका टैक्स बजाय बढ़ने के परसेंटेज पॉइंट में गो के बढ़ना वो भी बड़े और नीचे होता है, फिर सीरियसनेस नजर ना आए। देखिए प्रेसिडेंट साहब से लास्ट वीक हमारी मुलाकात हुई, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी, और वहां उन्होंने फिर वही बात की जैसे शौकत साहब ने लास्ट टाइम बात की थी कि इस साल हम हर हाल इंशाल्लाह एग्रीकल्चर टैक्स के अंदर जरूर लगाने जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर टैक्स की सूरत आपके सामने है, टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है, अल्लाह की रज़ा तो उसमें इंशाल्लाह जी उसके अंदर आप देखें पूरे पाकिस्तान से हम 1% भी अंजुम जो बात कर रहा है ना एग्रीकल्चर टैक्स की, वो नहीं कहना चाहिए हमें, उन्हें बुरा लगता है। अच्छा हम कहें कि जो पैसे कमाते जो पैसा अच्छा जो भी कमाता है वो लेकिन नहीं कमाता, अच्छा वो जो कमा रहे हैं। अब देखें इस साल कॉटन के इस साल आपने खुद देखा, आपने चाहे सुजुकी रिपोर्ट पढ़ी हो, दूसरी गाड़ियों की रिपोर्टें पढ़ी हो, मोटरसाइकिल्स की आपने देखी हो, देहातों में एक सैलाब आया इनकम का, कॉटन की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारा वो सेक्टर मजबूत हुआ। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है जिस सेक्टर में इतना पैसा गया वो माशरे के अंदर अपने सोसाइटी के अंदर दोबारा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। भाई किधर 4 बिलियन, वो इतने गरीब है उनको मिनिस्ट्री देके तो खर्चा चलता है उनका। जी जनाब आज ये हालत है, मोटरसाइकिल की आप सेल देख लें, नहीं फैसल भाई ये मैं समझता हूँ हमारे साथ जाते उनके साथ आप गाड़ियों की सेलें देखें बड़, और कॉटन के अंदर जो कॉटन 4-4.5 की होती थी 13,000 तक टच किया, वो अरबों पे गलत फहमी है। जमींदार हमारा इतना गरीब है, उसको अगर मिनिस्ट्री ना मिले तो उसके तो घर की रोटी वो जमींदार मिनिस्ट्रियां दी उनको। फैसल जो जमींदार 3 लाख से नीचे कमाए उससे कोई इतराज नहीं, उनके साथ है, जहां सैलाब आया उनके साथ है। जो जमींदार जो भी तबका 3 या 4 लाख जो भी हमारी लेवल होगी उससे ऊपर कमाता है उसको सजा भी देनी चाहिए, उनको बिल्कुल। मैं इसमें कोई देखिए साल हो गए फैसल मैं समझता हूं उनका इस मुल्क का सबका इस मुल्क में समझता हूं जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इस मुल्क से कोई कमा है दे शुड कंट्रीब्यूट। और इसका ताल्लुक देखें मैं खाली एग्रीकल्चर की बात नहीं करता, मैं तमाम सेक्टर चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो चाहे कोई ऐसा शोबा है जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में आना चाहिए और टैक्स देना चाहिए। अच्छा ये जो एक सेकंड मैं थोड़ी सी तमीद बांधना चाहूंगा, ये जो शोबों की बात कर रहे हैं, और हांगकांग में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कुछ बरस पहले, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है कम होते जाते हैं, ठीक है, और उनको ये नहीं पता कि तुम करते क्या हो, बेचते क्या हो, खरीदते, उनसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम रेवड़ियां खाओ, जलेबियां बेचो या टेक्सटाइल बेचो, कहते इतना पैसा आया इतना टैक्स भिजवा दीजिए भाई था। और उसको लोग कहते हैं कि बड़ा एशिया में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है। फिर हमने सिंगापुर को देखा, उन्होंने कहा भाईजान पहले साल टैक्स नहीं देना, उसके बाद ये इनकम और ये फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स है, इतना मेहरबानी करके भेज दीजिएगा। $500 मिलियन से कम आपकी इनकम है तो आप पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, $500 मिलियन से ऊपर आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है तो आप मेहरबानी फरमा के टैक्स जमा करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा कोई ना आपको इनवॉइस में झूठ लिखने की जरूरत है कि मैंने अंडे बेचे थे कि मुर्गियां बेची, वो कहते कुछ भी बेच कुछ भी खरीद, माल कमाया हिसाब दे पैसा दे, खलास, ठीक है। ये कौन सी बड़ी साइंस है जो यहां नहीं लग सकती भैया? बिल्कुल ईजी है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए विल टू डू इट, बात ये है कैपेसिटी टू डू इट एंड विल, वी हैव द कैपेसिटी टू डू इट बट वी डू नॉट हैव द विल टू डू इट, दैट्स द मेजर हिंड्रेंस। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा प्रोग्रेसिव रेट्स की अभी आपने बात की कि जहां इनकम बढ़ती है वहां रेट कम होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जितनी इनकम बढ़ती है उतना टैक्स रेट बढ़ जाता है। भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो। नहीं अब वो सजा मिलनी चाहिए तुमको। अब जैसे बात की है ये तुम गड़बड़ कर रहे हो कि ज्यादा दे रहे हो। हाँ नहीं, तुम्हें स्टार्ट ऐसा लेना है कि अगर तुम पे कुछ ब्राइफ के पैसे लग जाए तो भी फिजिबल हो जाए। हाँ ये नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए होना क्या चाहिए हमारे पास, मेरा बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आप टैक्स बेस बढ़ाइए, टैक्स रेट कम कर दीजिए। जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, लोग खुशी से देंगे भाई। मैं जब देना शुरू कर, देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि गुड्स इंपोर्ट होने के बजाय गुड्स स्मगल हो जाती है। क्यों स्मगल हो जाती है? ड्यूटीज बहुत
ज्यादा है। हम 6% 5% इनकम टैक्स दे रहे होते हैं, 17% सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं, 22% हो गया। कस्टम ड्यूटी दे रहे होते हैं 10 से 15% की, बल्कि 50% तक भी यानी 90% तक ड्यूटी आप बढ़ा लीजिए, यानी मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आप 40-45% तो टैक्सेस और ड्यूटीज दे देते हैं। अब बात यह है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है वो टैक्स नहीं दे रहा, असल से टैक्स नहीं दे रहा, और उसको कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा, तो फिर मैं पागल हूं जो मैं टैक्स दे रहा हूं। ये थिंकिंग है हमारे यहां लोगों की। इस थिंकिंग को चेंज करना है। कैसे चेंज हो सकती है कि मेरा पड़ोसी अगर टैक्स नहीं दे रहा तो मुझे उसे पकड़ना चाहिए, मुझे उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां जब भी ऐसी कोई मूवमेंट होने लगती है, या तो कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाती है, या हमारे पास बड़ा आसान सा लॉ में एक प्रोविजन है, फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है। अगर मैं अरबों रुपए लूं, बैंक अकाउंट में आ जाएं, पाकिस्तानी रेट पे कन्वर्ट हो जाए, पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट हो जाए, मुझे 1 रुपया टैक्स नहीं देना। अब होता क्या है, मैं यहां से कमाता हूं, हवाले से बाहर बेचता हूं, फॉरेन रेमिटेंस मंगवा लेता हूं, लीगल। अब हो गया पैसा लीगल। भाईजान हमारे एक सियासतदान ने भी बताया प्राइस बॉन्ड में 4.5 करोड़ रुपए निकले थे। मेरा तो 25 रुपए का आज तक नहीं निकल सका यार। प्राइस बॉन्ड भी बिकता है, प्राइस बॉन्ड आप खरीदने चले जाइए, बड़ी कीमती चीज है, बिल्कुल मिलेगा। वाइटनिंग के सोर्सेस को जब तक आप कर्टेल नहीं करेंगे और अपने लॉस को इफेक्टिव नहीं करेंगे, आप टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकते। मैंने सजेशन दी थी, चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आप 17% सेल्स टैक्स की बात करते हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड 4% सेल्स टैक्स कर दीजिए, आप तमाम लोगों को मैंडेटरी रजिस्टर कर दीजिए, आपका टैक्स जितना है उससे कई गुना बढ़ जाएगा। बोला कैसे बढ़ेगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है, आप लोगों को नहीं, कोई बात नहीं, आप कहते हैं आपके पास 27 लाख लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर हैं, मैंडेटरी रजिस्टर कर दीजिए एक्सक्लूडिंग सैलरीड क्लास, क्योंकि सैलरीड क्लास के अलावा जो भी हो रहा है वो बिजनेस हो रहा है। ठीक है जी, आप उनको रजिस्टर कर दीजिए, रेट ऑफ सेल्स टैक्स 4% कर दीजिए और अक्रॉस द बोर्ड कर दीजिए। अब जब मैं विदाउट एनी क्लासिफिकेशन सेल्स टैक्स के लिए लायबल हो जाऊंगा तो मुझे टैक्स देना है। अच्छा ये बताइए, ये आरजीएसटी अब किस नाम से आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बड़ा इजी। उन्होंने आरजीएसटी के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कि जीरो रेटेड इंडस्ट्री को अंदर लाना था, वो हम ले आए 4 और 6 के चक्कर में। हम आगे बढ़ा देंगे इसको, उसके बाद हम नॉर्मल पे ले आएंगे, तो अब क्यों ला रहा है? अच्छा ये सारी चालाकियां सिखाता कौन है सरकार को? देखें, जो आदमी राइट थिंकिंग पर नहीं सोचता, टेम्परेरी अगर फाइनेंस मिनिस्टर आते रहेंगे तो जो लोग वहां गाइड कर रहे हैं डेवलप कंट्री के लोग, वो तो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो वो चाहते हैं। तो कर्जदार का तो कोई राइट नहीं होता ना, जो सेठ कहेगा वो करना है। लेकिन बात ये भी है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कुछ, मैं नाम लेते सोच रहा हूँ, लूनर, कुछ कम्युनिटीज बड़ी समझदार है, वो रास्ता भी खूब निकाल सकती है। उनमें से 2-4 को हम क्यों नहीं लगा देते टैक्स लॉस बनाने के लिए? उनको सारे गुर पता है, गुर उनको पता है, लेकिन वो अपने आप के लिए यूज करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता आजकल कि वो आपको भी बताए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारा विजन उनको देने के लिए ताजिर बिरादरी हमेशा तैयार रहती है। ऐसा नहीं है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहां भी बात कर सकते हैं कि साहब इस तरह कर लें, हाँ, आप बच जाएंगे, आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे, हम और हमारी मुसीबत भी कम हो जाएगी, मुसीबत भी कम हो जाएगी। आप ये देखेंगे वो कभी नहीं मानते। मैंने प्रॉपर्टी के लिए एक मशवरा दिया था लास्ट चेयरमैन साहब को कि साहब देखें, अगर आप इस तरह करेंगे कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर टैक्स लेंगे तो कोई नहीं देगा। बहुत सिंपल है। कहने क्या करें? मैंने कहा देखें, आप ऐसा करें कि अगर मेरा बाप मुझे कोई प्रॉपर्टी दे गया 5 लाख की, आज वो 5 करोड़ की हो गई है, मैं 4-95 पे तो आपको टैक्स नहीं दे सकता। अब इसका तरीका यह है कि आप एक सर्वे करके इलाका वाइज एक प्राइस फिक्स कर लें और कहें कि साहब इस प्राइस जो है ये आपको एग्जम्प्ट कर दिए, इसके ऊपर आप जो बेचोगे उस पे आप टैक्स दोगे, और उससे नीचे बेचोगे और गवर्नमेंट डिजायर करेगी तो गवर्नमेंट खुद उस दाम में खरीद लेगी। बहुत सिंपल है ना। इंडिया में लॉ है ये इंडिया में है, लॉ है। नहीं, लेकिन उसके साथ में ये होता है ना कि जैसे डीएचए में ऊपर का पैसा और नीचे का पैसा, नहीं, वो किताब वैल्यू तो कुछ भी नहीं है उसकी, ऊपर का पैसा सारा कैश में जाता है। इससे पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब मैं एक चीज व्हाइट में लेना चाह रहा हूं आपसे, आप मुझसे व्हाइट लेना ही नहीं चाहते, मैंने मरना व्हाइट लेके। अब उसका तरीका यह है कि अगर एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी अगर,
लेकिन होगी ना जिसमें धंधा चलता रहेगा। फैसल ये रेवेन्यू बढ़ाने, पाकिस्तान में रेवेन्यू तो बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे इन्होंने बात की, अब देखिए कई तरीके हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे हमने उनको सजेशन दिया है, जो एक शख्स पाकिस्तान में एक 10,000 बिल देता है महीने का बिजली का बिल, आप उनसे उनको पकड़ें, डिटेक्ट करें कि भाई ये लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं है। आप देखें रेवेन्यू जनरेशन के आपके यहाँ लीकेजेस खुद इतनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की हम कई दफा बात कर चुके हैं, आपके शो में भी कई दफा, कि भाई एक जेब के अंदर लीकेजेस इतनी जा रही है, आप दूसरे जेब से उसके अंदर जमा करना चाहते हैं, तो जो लीक है वो लीकेज चलती रहेंगी। आपके आज तमाम स्टेट इदारे तकरीबन फेल हो चुके हैं। उसका मतलब देखें, आप जब भी मिनिस्टर होते हैं रेलवे, आप देखते हो कहते हैं जी चूंकि रेलवे नुकसान में बंद कर दी जाए, जहाज चूंकि नुकसान में बंद कर दी जाए। उनकी सोच इस तरफ है, माइंडसेट ये होना चाहिए कि इसको इंप्रूव किया जाए, चाहे वो एनर्जी के इदारे हो, अब डिस्कोस कंपनीज हैं, पेप्को है, ये स्टील मिल है, रेलवे है, पीआईए है। तो मैं समझता हूं हमें अपने लॉसेस को कंटेन, इनको आप बेच दें। ये कहते हैं पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट के इदारे हैं, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में आएगा कोई एक स्टेक होल्डर तो नहीं लेगा, इसमें एक कंसोर्शियम बन के प्राइवेट सेक्टर में जू देना चाहिए, नहीं तो ये कि ये इशू कभी सॉल्व नहीं होगा, ये दाए मैसिव लॉस में जाते रहेंगे। इन्होंने महंगाई की बात की, ड्यूटीज की, देखिए आज ड्यूटीज की इस मुल्क में बदकिस्मती से महंगाई क्यों है आपके ख्याल में? महंगाई की बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में इंपोर्ट ड्यूटीज का, आज कई अशिया में खासतौर से खाने पीने के अशिया पे 90% जाके ड्यूटीज बढ़ती हैं, ड्यूटी सेल टैक्स लगा के। जहां 90% ड्यूटी होगी तो लोकल प्रोड्यूसर जो समझता है कि मैं ये चीज 8 रुपए बेच सकता था और ये बाहर से 15 रुपए में आ रही है, अगर वो ड्यूटीज कम करके आज बाहर से भी 7 रुपए में आ जाए तो ये कभी भी यहाँ पे कोई लोग जो मुनाफाखोर लोग हैं वो मुनाफा नहीं, फेयर कंपटीशन नहीं ना, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इस मुल्क में महंगाई फौरी तौर पे कमी हो सकती है, जो इस दफा गवर्नमेंट सोच भी रही है, उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन भाई वो ड्यूटीज में फिर वो बहस आती है, फिर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन की बहस आती है ना। ये कौन सा नहीं, मेरी बात सुनिए, इंडस्ट्री को जरूर प्रोटेक्शन दे, मैं फेवर में हूं, लेकिन आप बता दें दुनिया का एक भाई मुल्क की मिसाल दे दें जहां इतना प्रोटेक्शन हो और वो मुल्क कामयाब। देखिए ईस्ट यूरोप के मुल्क यही थे जो प्रोटेक्टेड थे, वो तमाम मुल्क टूट गए। मैं समझता हूं हमें एक फेयर इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हुए आप एक अपनी सेल टैक्स, आप टैरिफ स्ट्रक्चर को आप रिफॉर्म्स लाएं ताकि मैं मेरा एक मौका है, मैं जीशान के पास लाता हूं। दो काम एट ए टाइम नहीं कर सकते। इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको इस वक्त इतना जरूरी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो क्राइम को आप रोक नहीं पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन सर चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, केईसी में आई रिमेन ए डायरेक्टर, केईसी में मेरे हिसाब से आज भी शॉर्टेज नहीं है, पूरे पावर सेक्टर में शॉर्टेज नहीं है। हर अदारा ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, जिसको जहां मौका मिलता है। कल देखा आपने टीवी में कि वो कांग्रेस में उन्होंने धरना दिया था, राहुल ने, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ ऐसा हो सकता है? यहाँ मुझे ये बताएं कि हर आदमी, हर अदारा धरना देना, ये करना एक आम सी बात, जमहूरियत है ना, नहीं समझेंगे। जमहूरियत अगर ये है तो फिर मेरा ख्याल है डिक्टेटरशिप बेटर। कमी नहीं लाएंगे सर। इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना, आई एग्री, देनी चाहिए, लेकिन जब इंडस्ट्री मिनिस्टरों के साथ मिलकर लूट मचा दे और प्राइसेस में वो ज्यादती करे जो उसको नहीं करनी, प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड दे, वो वक्त दोबारा आ गया है कि अभी बाहर जाओ तो लोग कहते हैं थोड़ा शैम्पू की बोतलें ले आना। सही है। ये 70s में हम सुनते थे, 80s 90s में हमारी प्रोडक्ट सुप्रीम सेट हो गई थी हमारे पास। अब दोबारा हम साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट खरीदने पे लोगों को बातचीत सुनने में आ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी का बेड़ा गर्क है, प्राइस ऊपर है। गाड़ियों की प्राइसेस हमारी निहायत नाजायज है, एब्सोल्युटली कुफर की हद तक गलत प्राइसेस हमारी है। एब्सोल्युटली, मैं नाम नहीं लूंगा, जितना डोमेस्टिक ब्रांड है वो मजाक किया हुआ, वो फेयर प्राइस नहीं। तो हम ये क्यों नहीं फोर्स कर सकते कि ठीक है प्रोटेक्शन है, लेकिन ये आपकी प्राइसेस के अंदर बनाओ और सही बनाओ। नहीं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि प्राइस कंट्रोल यहाँ पर कानूनन है, मोनोपोलाइजेशन तो है, लेकिन प्राइस वो गजब क्वालिटी कंट्रोल है, लेकिन अगर आप ना करें तो कोई क्या करे। वो बुक के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी इस वक्त कस्टम में जो वैल्यू फिक्स है, जो ITP जो लगी हुई है जी, वो $5 फिक्स है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक इंपोर्टर है, वो उस प्रोडक्ट को जिसकी $5 प्राइस फिक्स है उसको $1 में क्लियर करा, ITP के बावजूद। अब मुझे बताइए ये कौन सा गोरे भैया? ये है मेरे पास एग्जाम्पल। मैं 1 मिनट आप कर लूंगा। मुझे एक बात बताएं, मेरी समझ में आज तक नहीं आई है, कि आप कोई आए तो उनसे भी पूछ लीजिएगा कि आज के जमाने में मैं अपने बच्चे से 16 साल के ये कहता हूं कि बेटा सल्फर के प्राइस निकाल दे, तो वो वेबसाइट पर जाके इंटरनेशनल सारी दुनिया के प्राइस दे देता है। तो इतना बड़ा वैल्यूएशन डिपार्टमेंट रखकर उस कानून को इम्प्लीमेंट करना जो उनकी फेवर में जाता
है, ये क्या 500 आदमी बिठाने की। सर ये देखिए नौकरियों के खिलाफ लगा नहीं, नहीं, फिर कहेंगे आप फिर कहेंगे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बंद कर दो, जिस गरीब पे घर पैसा जा रहा है आपको, ये अमीरों का यही तो मसला सर है। आपको टेक्निकल अब मैं आपको सर ये बताया कि सर शीशा भाई की बात जी फरमाइए। देखिए बात ये है कि जब वो आदमी $1 पे उसको क्लियर करा के ले जा रहा है तो मैं एज एन इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। अंडर इनवॉइसिंग मैंने राइटिंग में कंप्लेन की है कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को, एक नहीं और उन्होंने क्या दो कहा? नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं आज इस फोरम से फिर कहता हूं कि मेरे पास कंप्लेंट मौजूद है। खुदारा इस फाइल में तो नहीं है कहीं? नहीं, इस फाइल में। काश की होती तो मैं पेश कर देता हूँ उनकी खिदमत में भी। खुदारा इस तरह की चीजों से हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमें अपने आप को बचाना है ना, टैक्सेस लेने चाहिए। मैं इसकी फेवर में हूं कि टैक्सेस, लेकिन जस्ट और इक्विटेबल टैक्सेस होने चाहिए। ठीक है अगली टैक्सेस ऐसा नहीं और होना चाहिए। सिंप्लीफाइड यार, Simplified. मुसीबत ना बनाओ टैक्स। मुसीबत होना नहीं चाहिए ना। देखिए मैंने आपको सजेशन कहा कि 4% सेल टैक्स अक्रॉस द बोर्ड कर दीजिए। Across the board, across the board. मतलब भाई खत्म, गधे घोड़े की Very मिसाल good, खत्म कर very दीजिए good, ना, तफरी खत्म कर बिल्कुल दीजिए, ठीक है। Very good. हर एक पे लगा दीजिए, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो चाहे वो भाई एग्रीकल्चर तूने सेक्टर कमाया पैसा देना यार। कमाओ ना, मैं कमा रहा हूं, मैं पैसा दूं। और दुनिया खत्म हो गई में बात। दुनिया में दूसरा सबसे क्या भाई, काम कीजिए आप आप- कि आप कैश इकोनॉमी को खत्म कर दीजिए। वंस यू एलिमिनेट कैश इकोनॉमी एंड यू ट्रांसफर इट टू अ चेक इकोनॉमी, और उस पे सजा इतनी ज्यादा कर दीजिए कि अगर मेरा चेक डिसऑनर हुआ आई विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। मुंडा नवा है सर, पाकिस्तान मुंडा नवा है। आप नया कहिए, लेकिन चौके- ये अगर जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे आप टैक्स बेस नहीं तालीम और तालीम इंशाल्लाह ताला फिर हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सर क्लोजिंग कमेंट्स सर 2 मिनट है। मैं ऐसे ही समझता हूँ, देखें 4-5 चीजें अगर हो जाए, फिर एक मशवरा देते हैं हमेशा की तरह, कुछ सुने न सुने, एक इस मुल्क में जो है ना वो स्मगलिंग कम हो जाए, खत्म नहीं हो सकती। अफगान ट्रांजिट पे कंट्रोल है, अंडर इनवॉइसिंग पे इंटरनेशनल प्राइजेस हम प्लास्टिक के देते हैं, मैं देता हूँ गवर्नमेंट को, आज 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंटरनेशनल प्राइजेस पे 2 बच्चे बिठा दें और उस पर वो प्राइज निकाल के दे रोज सुबह। ये वैल्यूएशन डायरेक्टर ये सब फ्रॉड है। और हमें एक तो ये जो कब्जा ग्रुप और ये जो नेशनल हाईवे पे इन लोगों से निजात दिलाई जाए, जमीनों के टाइटल क्लियर कर दिए जाए, और इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर इंडस्ट्रीज 5 साल के लिए कम कर दिए जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि वो यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंसेंटिव दें कि मैं बाजू वाले को बल्ब दे सकता हूं। अब तो कानून ये है कि मेरे पास अगर ज्यादा भी है तो मैं बाजू में नहीं दे सकता। जी जी, इसमें ये मेरी दुखती रग है। हाँ, आपकी कि ये कानून है कि मेरे पास अल्लाह भला करे 40 kV का जनरेटर लगा, मेरा पड़ोसी मर रहा है, मैं उसको लाइट नहीं दे सकता। कानून है इसके, कानून नहीं। मैं फड़िया जाना। ठीक है ना। सर क्लोजिंग तो सबसे बेहतर तौर पे मैं समझता हूं एनर्जी क्राइसिस हमें हल करना चाहिए। हमारी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है इसको शदीद रिव्यू की जरूरत है, ये टोटल फेल हो गई है। और थर्ड जो इन्होंने जो बातें की है, चाहे इन्होंने बातें की हैं आईटीपी की बात हो, स्मगलिंग की बात हो, अफगान ट्रांजिट की बात हो, अंडर इन्वेस्टिंग की बात हो, इस मुल्क में आप जितनी पैसे का हाल है, एक हल है इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हुए टैक्स के अंदर कमी की जाए, रीजनेबल प्रोटेक्शन करते हुए, तब तक इस मुल्क में ना महंगाई कम होगी ना हम आगे बढ़ सकेंगे। सर आप जो टैक्स दे रहा है उसको इंसेंटिव दीजिए, इंसेंटिवाइज कीजिए। आई शुड बी फोर्स टू पे टैक्स बिकॉज आई विल गेट इंसेंटिव, एंड इफ आई विल गेट इंसेंटिव लाइक फॉर इंस्टेंस मैं पासपोर्ट की जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे एक सेपरेट लाइन दे दीजिए, फास्ट ट्रैक दे दीजिए, ठीक है, मुझे खुशी होगी इससे कि मैं जब टैक्स पे ओनरशिप बेनिफिट हो, मुझे ओनरशिप उसकी इज्जत भी हो, मुझे ओनरशिप दीजिए कि मैं टैक्स दे रहा हूं। बात बताना चाहूंगा 8 जनवरी 2010 स्विट्जरलैंड में एक फरारी को स्पीडिंग का टिकट मिला $3 लाख, $2,90,000, $3 लाख। आज के रेट से समझ लीजिए 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का उसको ट्रैफिक वायलेशन का टिकट मिला। पाकिस्तान एक अजीब बस्ती है जहां पे अगर आप काले शीशे करके गाड़ी चलाएं, आपका नंबर प्लेट ना हो और आप किसी बंदे को मार के भाग जाएं तो आपका चालान कटेगा 250 रुपए का, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर डबल सवारी पे गरीब आदमी जा रहा हो जिसके पास ट्रांसपोर्ट का कोई तरीका नहीं है तो उसकी FIR कटेगी और उसको बाद में बेल पे छोड़ा जाएगा और तकरीबन साल सवा साल कोर्ट के चक्कर काटेंगे, किसी को पैसे खिलाएंगे तो आपकी माफी होगी वरना नहीं होगी। ये मुझे पता यूं है कि मेरा, आपको याद होगा हमने शो भी किया था कई बार इसके ऊपर, वो बंदा पिछले महीने फाइनली उसका सेटलमेंट हुआ है। वो जो $3 लाख का उसको टैक्स लगा वो यूं लगा कि यूरोप के अक्सर ममालिक और स्विट्जरलैंड में कानून यह है कि आपके पास जितना माल है उसके हिसाब से वायलेशन पे आपको पेनल्टी लगेगी।
और जब आप कमा के इकोनॉमी को बेहतर करते आपको टैक्स पे रिलीफ दिया जाता है कि भैया आप भला काम कर रहे हैं, ना कि कुट मारी जाए। पाकिस्तान में आप जितना कमा के टैक्स देंगे उतना आपको मारा जाएगा, और जितनी ढटाई से चोरी डकैती करेंगे उतनी आपको इज्जत और रिलीफ दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस बजट में भी ऐसे ही होगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए।